हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल माइंड्स एकेडमी। हमारा आज का टॉपिक है बहमनी साम्राज्य। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दक्षिण भारत में दो प्रमुख राजवंश या दो प्रमुख साम्राज्यों का प्रमुखता से उदय हुआ, जिसमें से विजयनगर को हम पढ़ चुके हैं। विजयनगर एक हिंदू साम्राज्य था, जबकि वहीं पे बहमनी एक मुस्लिम साम्राज्य था जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मुगलों से अलग होकर के बना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है बहमनी साम्राज्य। देखिए, जिस समय अगर इसके समकालीन में उत्तर भारत की बात करूं तो यहाँ दिल्ली में है तो मोहम्मद बिन तुगलक का MBT, मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक अपने कई समकालीन राजाओं से उसके मतभेद थे। मोहम्मद बिन तुगलक की कई नीतियां थी जो अन्य कई शासकों को पसंद नहीं आती थी। इस वजह से क्या हुआ, इस कारण अन्य कई शासक अलग अलग होकर के अपनी स्वतंत्र सत्ता कायम करने लगे, जिसमें से एक विजयनगर को हम देख ही चुके हैं और दूसरा है ये बहमनी। ये है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य जो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, और कृष्णा नदी के उत्तर में है तो बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य की स्थापना एक अमीर मुसलमान जिनका नाम है बहमन शाह या हसन गंगू, दोनों उनके नाम है, उन्होंने इसकी स्थापना की। तो सबसे पहले इसका भौगोलिक क्षेत्रफल देख लीजिए। दक्कन के पठार के उत्तरी भाग में, या मैं कहूँ कृष्णा नदी के उत्तरी भाग में, कहाँ से कहाँ तक था तो बरार से लेकर, बरार यहाँ पे एक जगह, बरार से लेकर कृष्णा नदी तक बहमनी साम्राज्य का विस्तार हुआ। ठीक है, नेक्स्ट तक देखते हैं। तो देखिए, संस्थापक कौन है? संस्थापक है जफर खां, जिसका निकनेम क्या है? हसन गंगू। अभी मैंने बताया कि हसन गंगू ने मोहम्मद बिन तुगलक से अलग होकर के एक स्वतंत्र मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कर ली। ठीक है, इसने क्या उपाधि ली है? इसने उपाधि ली है अलाउद्दीन हसन, अलाउद्दीन हसन या बहमन शाह। अब देखिए, एक ही व्यक्ति के यहाँ आपको चार नाम मिलेंगे, अलग अलग नाम से अलग अलग बार पूछा जा चुका है, तो आप इसके नामों को अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, हसन गंगू या जफर खां, ये इसके प्रारंभिक नेम। ठीक है, और उसने उपाधि क्या ली है? अलाउद्दीन हसन या बहमन शाह। ये इसने जो उपाधि ली बहमन शाह, इसी के नाम से उसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की है। ठीक है, इसका वर्ष कितना है? इसके शासनकाल का वर्ष है 1347 से लेकर 1358, और इसकी राजधानी कहाँ है तो गुलबर्ग। अभी मैंने आपको दिखाया था मैप में, देखिए क्लियर कीजिए। ये है कृष्णा नदी, मैं के से इंडिकेट कर रही हूँ, और ये इसकी सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। ठीक है, ये है कृष्णा नदी और ये है तुंगभद्रा नदी। यहाँ पे एक शहर है रायचूर। मैंने पिछले भी विजयनगर में बताया था कि विजयनगर और बहमनी के बीच मुख्य संघर्ष का कारण था तो ये रायचूर का दोआब क्षेत्र था। ठीक है, दोआब यानी दो जल के बीच का भाग, जो कि काफी उपजाऊ होता है। इसके ऊपर हुई बहमनी साम्राज्य की स्थापना। तो यहाँ पे है, समझ लीजिए, गुलबर्ग। ठीक है, जो ये राजधानी बना रहा है अपनी गुलबर्ग, वो यहाँ पे स्थापित है। इसके बाद इसके समय में बरार से लेकर, आप देख सकते हैं इसका जो क्षेत्र है बरार से लेकर कृष्णा नदी तक है। संस्थापक में जो सबसे पहले हसन गंगू आता है, उसका क्षेत्र कहाँ है? बरार से लेकर कृष्णा नदी तक। ये बहमनी साम्राज्य का क्षेत्र है। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया था। ठीक है, जैसे हम लोग मुगलों के बारे में पढ़ते हैं कि मुगल भी अपने शासन को इजी गोइंग बनाने के लिए क्या करते थे, उसे इक्तों में बांट देते थे और वहाँ इक्तेदारों की नियुक्ति करते थे। सेम उसी प्रकार से हसन गंगू ने भी क्या किया, साम्राज्य को 4 भागों में बांटा। क्या क्या है? एक तो इसकी राजधानी है गुलबर्ग, एक है दौलताबाद, बरार और बीदर। ये वही दौलताबाद है जिसे हम पढ़ते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ले आया था। वो अपने दक्षिण में साम्राज्य विस्तार के लिए ऐसा करता है, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से विफल हो जाता है। ठीक है, इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रमुख भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं? गुलबर्ग, दौलताबाद, बरार और बीदर। क्लियर है? ध्यान देने वाली बात है कि इसने हिंदू शासकों को भी पद और जागीर दिए। क्यों दिए? ये तो एक मुस्लिम शासक था, क्या जरूरत थी इसे? जबकि देखा जाए, हम लोग पढ़ते हैं कि बहमनी और विजयनगर में एक लंबा संघर्ष चला। देखिए, ध्यान देने वाली बात है, हसन गंगू संस्थापक था बहमनी का। ये शुरुआती दौर पे नहीं चाहता था कि ये किसी से ज़्यादा शत्रुता या ऐसी कोई चीज़ें मोल लें जो इसके साम्राज्य विस्तार में इसके आगे लिए बाधक बने। इसलिए इसने शुरुआती दौर पे क्या किया, हिंदू शासकों को भी कहा बहमनी में कई पद और जागीर ऑफर किए। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसने हिंदुओं से जजिया कर नहीं लिया। जजिया कर क्या था? हिंदुओं से धार्मिक कर जो लिया जाता था। इसने केवल हिंदुओं में अपनी मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए क्या किया, पहले तो उन्हें पद और जागीर ऑफर किए,
अपने साम्राज्य में, और इसके अलावा उनसे जजिया कर नहीं लिया, जो कि बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, इसकी वजह से कह सकते हैं कि हसन गंगू के लगभग जो 10 ईयर्स या 11 ईयर्स का जो भी इसका कार्यकाल था, उसमें इसकी किसी भी प्रकार की विशेष लड़ाई नहीं हुई और ये अपने साम्राज्य को बढ़ाने में काफ़ी हद तक सफल भी रहा। क्लियर है? ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो हसन गंगू के बाद मुख्य शासकों में कौन आते हैं? मोहम्मद शाह प्रथम, मोहम्मद शाह द्वितीय और ताजुद्दीन फिरोज शाह। देखिए, ये शासक क्रम से नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये इनके बाद इनका बेटा, बीच में कई शासक है जो बहुत ही कम समय 3 महीने 4 महीने के लिए शासक है और उनके कोई ऐसे विशेष कार्य भी नहीं है, इसलिए हम उन्हें नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रमुख शासकों में देखेंगे मोहम्मद शाह। देखिए, विजयनगर से युद्ध के क्रम में पहली बार बारूद का प्रयोग, इसके बारे में ध्यान देने वाली एक प्रमुख बात है कि जब इसका विजयनगर से संघर्ष हुआ तो इसने युद्ध में बारूद का प्रयोग किया। अब युद्ध किसके साथ हुआ तो वो भी याद रखिएगा, बुक्का वन के साथ। हरिहर और बुक्का पढ़ा था हमने विजयनगर में, ये वही बुक्का प्रथम है। अब कुछ मुगल में हम लोग पढ़ते हैं कि 1526 में जब बाबर आया तो उसने पहली बार बारूद का प्रयोग किया था। ठीक है, तो वो उत्तर भारत में है। याद रखिएगा, दक्षिण भारत में अगर पहली बार बारूद की बात आएगी तो वो किसने किया है? मोहम्मद शाह प्रथम ने। और इसके लगभग 100-150 साल बाद जब 1526 में बाबर आया, हालांकि बाबर काफ़ी आधुनिक था, उसने तोपों में बारूद भर करके युद्ध किए थे, जबकि मोहम्मद शाह तोप वगैरह का इस्तेमाल नहीं जानता था। पर फिर भी अगर पहली बार बारूद का जिक्र पूछेगा तो मोहम्मद शाह प्रथम लेना है। और किससे युद्ध हुआ था? तो बुक्का प्रथम से। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद शाह द्वितीय। देखिए, ये मोहम्मद शाह प्रथम से जस्ट ऑपोजिट है। वो जहां लड़ाइयाँ लड़ेगा, ये बिल्कुल भी लड़ाइयाँ नहीं लड़ेगा। इसकी प्रमुख बातें क्या है कि इसने शांतिपूर्ण नीति का अनुसरण किया। ये चाहता था कि साम्राज्य विस्तार हो, लेकिन किसी से लड़ झगड़ के नहीं। और किसी से में स्पेशली कौन आता था? तो विजयनगर के विरुद्ध कोई युद्ध नहीं है। बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत अलग चीज़ है जो और कोई भी शासक अगर वो 3 से 4 साल के लिए भी शासक बनते थे तो विजयनगर से उनके एकाध संघर्ष तो हो ही जाते थे। लेकिन मोहम्मद शाह द्वितीय इंपॉर्टेंट है, लगभग 20 साल के कार्यकाल में इसका विजयनगर से कोई संघर्ष नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है तो ताजुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, ताजुद्दीन फिरोज शाह, इसके बारे में कहते हैं कि इसने विजयनगर पे 3 बार आक्रमण किया। शुरुआती दो जीता, लास्ट वाला हार जाता, बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट है कि 3 बार आक्रमण करता है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसने क्या किया? भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद नामक नगर की स्थापना की। ठीक है, ये उत्तर वाला फिरोजाबाद नहीं, एक फिरोजाबाद दिल्ली के पास है, वो अलग है। दक्षिण में जो फिरोजाबाद शहर है जो कि भीमा नदी के तट पर है। ठीक है, ये भीमा नदी क्या है? भीमा नदी कृष्णा की सहायक नदी है। ये मुख्यतः महाराष्ट्र और कर्नाटक वाले एरिया में बहती है। ठीक है, वहां पे फिरोजाबाद नामक नगर की स्थापना करता है। फिरोजाबाद, फिरोज, अपने नाम पे आधारित। ठीक है, नेक्स्ट कौन आता है? तो शहाबुद्दीन अहमद शाह। शहाबुद्दीन अहमद शाह के कार्यों में एक विशेष चीज़ है कि इसने राजधानी परिवर्तित की। इसके पहले के जो अभी तक शासक चले आ रहे हैं उनकी राजधानी क्या है? जो हसन गंगू ने बनाई थी, गुलबर्ग। ठीक है, लेकिन अहमद शाह का जो शासनकाल है 1422 से 36, तो अपने शासनकाल के दूसरे या तीसरे वर्ष यानी 1425 में ही ये क्या करता है? राजधानी बीदर को बना देता है। कहाँ? अभी तक गुलबर्ग थी, अब कहाँ आ गई? बीदर आ गई। ठीक है, और उसके साथ ही ये उसका नाम भी परिवर्तित करता है। बीदर का नाम बदल कर ये रखता है मुहम्मदाबाद। ठीक है, मुहम्मदाबाद। हालांकि बाद में कई ज़्यादा प्रचलित नाम आप बीदर को ही पाएंगे, बट फिर भी उसने चूंकि उसका नाम बदला था तो ये इंपॉर्टेंट है। राजधानी परिवर्तन और राजधानी का नाम भी परिवर्तन किसने किया है? शहाबुद्दीन अहमद शाह, या केवल कई बार अहमद शाह भी दे देता है क्वेश्चन में। ठीक है, इसके बाद है मोहम्मद शाह तृतीय। इसका टाइम पीरियड है 1463 से 1482। इसके समय में एक ये व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, महमूद गवाह। ये क्या करता है? महमूद गवाह को अपना वजीर बनाता है। महमूद गवाह कौन है? ये बेसिकली एक पर्शियन व्यक्ति है। ये भारत में जब शुरुआती तौर पे आता है तो एक व्यापारी के तौर पे आता है। बहमनी साम्राज्य में अपना व्यापार करता है, लेकिन धीरे धीरे इसके राजाओं से इतने अच्छे टर्म्स हो जाते हैं कि ये बोलते हैं ना, राजाओं का एकदम प्रिय हो जाता है। लेकिन मोहम्मद शाह के पहले इसे किसी ने कोई पद ऑफर नहीं किया था। अगर इसे वजीर किसने बनाया है? तो मोहम्मद शाह तृतीय ने। ठीक है, हालांकि इससे पहले भी ये राजाओं के साथ बोलते हैं, इसका उठना बैठना, इससे काफ़ी अच्छे संबंध थे और ये काफ़ी कुशल व्यक्ति था। कहते हैं इसे वजीर बनाने के बाद से मोहम्मद शाह
एकदम से रिलैक्स था। इसके बाद जितना भी प्रशासन करना, जैसे कि हसन गंगू ने प्रांतों को 4 भागों में बांटा था। कहते हैं कि महमूद गवा के वजीर बनने के बाद वो 8 भागों में बट गए और प्रशासन बहुत ही स्मूथ हो गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ। इसके अलावा इसी महमूद गवा को ख्वाजा जहां की उपाधि भी दी है। किसने दी है? मोहम्मद शाह तृतीय ने दी, उसके राजा ने ही दी है। ठीक है, महमूद गवा कभी कभी आ जाता है कि वजीर था, कौन था, और उसे ख्वाजा जहां की उपाधि किसने दी? तो मोहम्मद शाह तृतीय ने दी। ठीक है, इसके अलावा मोहम्मद शाह तृतीय के समय एक यात्री है। यात्री कहाँ से आया है? तो रूस से, और नाम क्या है? तो निकितिन। जैसे अपन विजयनगर में पढ़े थे, अलग अलग देवराय फर्स्ट, देवराय 2 के टाइम पे अलग अलग लोग आए, अब्दुल रज़ाक, कई विदेशी यात्रियों के नाम पढ़े थे ना। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे केवल आपको एक ही का पढ़ना है। निकितिन एक रूसी यात्री है। किसके समय में आया है? तो मोहम्मद शाह तृतीय के समय में ये बहमनी साम्राज्य की यात्रा करता है। देखिए जितने ये विदेशी यात्रियों वाले संबंध है ना, कि किसके समय में कौन आया, आप इतिहास में और भी पढ़ते होंगे, जैसे कई विदेशी यात्री, इनके जिक्र इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये हमारे बारे में लिख के गए हैं। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सा यात्री किसके समय में आया, इसलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? खलीमुल्ला, या इसी को कई जगह पे कलीमुल्ला, एक ही व्यक्ति है, नाम कई बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ है। इसके बारे में कुछ भी खास नहीं है। इसके आते आते तक कहते हैं बहमनी कई टुकड़ों में बट गया था। ये अंतिम शासक था जो पूरे बहमनी में एकमात्र शासक किया। इसके अलावा इसके बाद जो आप टाइम पीरियड देखेंगे उसमें बहमनी 5 प्रमुख भागों में बट गया। देखिए ये पूरे शासक जो अभी तक हमने पढ़े, इन्होंने पूरे बहमनी पे एक छत्र राज्य किया है, लेकिन इसके बाद के जो शासक हैं वो 5 अलग अलग प्रांतों में लीडरशिप करेंगे। ठीक है, देखते हैं कौन से 5 प्रांत हैं। देखिए मैंने यहाँ टेबल फॉर्म में किया है ताकि ये टेबल समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर बहमनी से क्वेश्चन आता है तो एक हसन गंगू से आता है, बिकॉज ही इज द फाउंडर पर्सन, और उसके बाद जो बहमनी का 5 विभाजन हुआ है, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। ठीक है, मैं इसे नेक्स्ट स्लाइड में मैप से भी समझा दूंगी, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। ठीक है, 1 मिनट, मैं आपको इसी स्लाइड में इस चीज़ को समझा देती हूँ। आप एरिया एक बार देख लीजिए कहाँ है। देखिए ये दक्षिण में है विजयनगर और ये है बहमनी। तो बहमनी में यहाँ पे है अहमदनगर, यहाँ पे है अहमदनगर, ये है बरार वाला क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे एक है गोलकुंडा जो आज हैदराबाद में आता है, वर्तमान स्थिति। यहाँ पे है बीजापुर और ये लगभग समझ लीजिए बीदर। ये जो पूरा हमने बहमनी देखा था ये लगभग ऐसे 5 प्रांतों में बढ़ जाता है, अहमदनगर, बरार, बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा। इसमें भी सवाल आता है कि सबसे पहले अलग कौन हुआ था, तो बरार को समझ लीजिए सबसे दूर है, सबसे पहले अलग भी यही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड जो हमने टेबल के फॉर्म में देखी थी, ये याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले मैंने क्या कहा, सबसे पहले बरार अलग हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले बरार अलग होता है। देखिए अब प्रांत, उसके संस्थापक और वो किस वंश की स्थापना कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए संस्थापक से आप वंश अंदाजा लगा लेंगे क्योंकि नाम लगभग मिलते जुलते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन जगह के साथ इन्हें याद करना ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, बरार के संस्थापक कौन थे, तो फतेह-उल्लाह इमाद शाह। फतेह-उल्लाह इमाद शाह सबसे पहले बहमनी से अलग होते हैं और बरार राज्य की स्थापना करते हैं और अपने वंश का नाम क्या देते हैं, तो देखिए ये अपने वंश का नाम अपने नाम से ही देंगे। इनका नाम क्या है, इमाद शाह, तो वंश का नाम है इमाद शाही वंश। ठीक है, आपको इस टेबल और इस टेबल को याद करने में तकलीफ नहीं होगी, आपको इसको और इसको याद करने में थोड़ी सी मेहनत है। ठीक है, सबसे पहले बरार अलग होता है, फतेह-उल्लाह इमाद शाह संस्थापक है और उनका वंश क्या है, इमाद शाही वंश। इसी प्रकार फिर बीजापुर अलग होगा, बीजापुर के संस्थापक कौन है, तो यूसुफ आदिल शाह। कौन है, यूसुफ आदिल शाह, और अपने नाम से आदिल शाही वंश की स्थापना करेंगे। तीसरे नंबर पे अहमदनगर। देखिए अहमदनगर और संस्थापक कौन है, मलिक अहमद। ठीक है, अहमद कॉमन है। इसके बाद ये स्थापना करते हैं निज़ाम शाही वंश। ये निज़ाम शाही वंश देखिए आप आधुनिक भारत तक आते भी इसको पढ़ेंगे, इस निज़ाम शाही वंश को। इसके बाद गोलकुंडा जो आज वर्तमान का हैदराबाद है, इसके संस्थापक है कुली कुतुब शाह। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कैसे मैं याद रखने के लिए कर सकते, कुतुब मीनार कैसे गोल सा होता है ना, कुतुब मीनार गोल, तो आप याद करने के लिए मैं ट्रिक बता रही हूँ, बाकी अगर आप अपनी कुछ इनबिल्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। गोलकुंडा के संस्थापक कौन है, कुली कुतुब शाह, और नाम से ही है कुतुब शाही वंश। ठीक है, देखिए इमाद शाह का इमाद शाही, आदिल शाह का आदिल शाही, अहमद का बस इनका डिफरेंट है, निज़ाम शाही,
कुतुब शाह का कुतुब शाही, और सबसे लास्ट में आएगा बीदर। बीदर के हैं अमीर अली बरीद, और बरीद से होगा बरीद शाही वंश। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं 2 बार 4 बार बोलना चाहूँगी, प्लीज़ इसको फोकस करें। मैं साइड पे हो जाती हूँ अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है? क्लियर है? ठीक है। देखिए, ये पांचों राज्य जब अलग हो गए बहमनी से, तो ये आपस में ही सत्ता के लिए संघर्ष करते रहते थे। निश्चित तौर पे नहीं बनती थी, तभी तो अलग हुए थे, और अलग जब हो गए तो फिर चाहते थे कि एक दूसरे पे आधिपत्य कर लें। तो ये पांचों राज्य लगभग हर वक्त एक दूसरे से लड़ते ही रहते थे। लेकिन अगर इन पांचों का एक शत्रु था अगर बोलना हो, तो वो कौन है? विजयनगर, ठीक है? और विजयनगर शत्रु होने का कारण क्या है मैं बता चुकी हूँ, रायचूर दोआब का क्षेत्र, जो कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में पड़ता है, ठीक है? दोआब क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोआब क्षेत्र? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दोआब क्षेत्र मतलब यानी उपजाऊ क्षेत्र होंगे, उपजाऊ मतलब खेती बहुत अच्छी होगी, और उस समय राजस्व का एक बहुत बड़ा भाग खेती मतलब कृषि के टैक्स से ही आता था। क्लियर है? तो राजस्व के संदर्भ में देखें तो इस वजह से ये एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा भी था, बहमनी एक मुस्लिम साम्राज्य था, जबकि विजयनगर एक हिंदू साम्राज्य था। तो कई बार होता था कि धार्मिक भावनाएं आहत होने पर उनके बीच संघर्ष हो जाते थे, ठीक है? तो याद रखिएगा, पांचों आपस में तो लड़ते ही थे, लेकिन अगर मेन इनका शत्रु था तो विजयनगर था। और मैंने लिखा भी है, इस बात को नोट करके अच्छे से ध्यान में रखिएगा। बहमनी और विजयनगर के बीच संघर्ष का मूल कारण है तो रायचूर है, ठीक है? रायचूर है, ठीक है? इसके बाद देखिए, अब धीरे धीरे वैसे तो मैंने अपने विजयनगर वाले लेक्चर में बताया था कि एक तालीकोटा का युद्ध होता है, जिसमें पांचों मिलकर के विजयनगर के विरुद्ध युद्ध लड़ते हैं, जिसमें विजयनगर पूरा साम्राज्य हो जाता, समाप्त हो जाता है, सॉरी। इसी प्रकार तालीकोटा के युद्ध में याद रखिएगा, अगर पांचों में ना सबसे दूर कौन है? बरार। बरार युद्ध में शामिल नहीं होता। क्या? उसकी गोलकुंडा से उस समय कुछ अनबन होती है, गोलकुंडा के सुल्तान से उनकी नहीं बनती, इसलिए क्या करते हैं, जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था विजयनगर वर्सेस बहमनी, तो बहमनी में केवल 4 थे बरार को छोड़कर। कौन कौन? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, ठीक है? ठीक है, याद रखिएगा। कब हुआ था? 1565 में जो तालीकोटा का युद्ध हुआ है, ठीक है? तालीकोटा का युद्ध, इस युद्ध में क्या होगा? विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो जाएगा, और जो अब बचे बहमनी के पार्ट हैं उसको देखिए। बरार को बाद में अहमदनगर जीत लेगा। अगर मैं मैप में बात करूं, ये जैसे बहमनी है लगभग, तो यहाँ है बरार, तो बरार पे किसका आधिपत्य हो जाएगा? तो अहमदनगर वाले कर लेंगे, ठीक है? बरार इनके पास आ गया। बीदर किसके पास चला जाएगा? बीदर यहाँ है, बीदर को बीजापुर वाले जीत लेंगे, ठीक है? मतलब ये इनमें आ गया, ये इनमें आ गया, ठीक है? अब बचा क्या क्या? अहमदनगर। अहमदनगर को बाद में जब अकबर आएगा और फाइनली शाहजहां, ठीक है? पहले अकबर और अंततः शाहजहां जीत लेगा, तो ये पूरा एरिया क्या होगा? मुगलों के अधीन चला जाएगा। बचा क्या? बीजापुर। तो बीजापुर और गोलकुंडा बहुत बाद में, जब औरंगजेब का टाइम आता है, तो पूरे औरंगजेब की दक्षिण की साम्राज्य की जो नीति थी, दक्षिण विस्तार उसका साम्राज्य किया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब अपने शासनकाल के आखिरी के 20-25 वर्ष केवल उसने दक्षिण के साम्राज्यों को जीतने में ही लगा दिया, और वो उसमें काफ़ी हद तक सफल भी हुआ। पूरा का पूरा बहमनी मुगलों के अधीन हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं तो विजयनगर जैसे कि तालीकोटा के युद्ध में समाप्त हुआ, बहमनी धीरे धीरे करके एक एक हिस्से पूरे मुगलों के अधीन हो गए। तो ये था पूरा का पूरा बहमनी साम्राज्य। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप प्लीज़ हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।